जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। एक तरफ जंतर मंतर पर जश्न होता है क्योंकि एक केंद्रीय मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। दूसरी तरफ संसद के अंदर उसी मंत्री का फूल मालाओं से स्वागत हो रहा है, जिंदाबाद के नारों के साथ। यह कोई गलतफहमी नहीं है, यह एक मैसेज है और यही मैसेज आज हमारी कहानी की शुरुआत है। सवाल सीधा है, जब लाखों छात्रों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया तो संघ परिवार और भाजपा ने उसे कुचलने के लिए क्या क्या रणनीति अपनाई। वो रणनीति कहाँ सफल हुई, कहाँ बुरी तरह चूक गई, और अगर वो सच में एक परफेक्ट सत्तावादी स्क्रिप्ट पर चलते तो नतीजा क्या होता। आइए परत दर परत समझते हैं। ऐसे वीडियो आपके रेफरेंस के लिए भी आवश्यक है कि और कौन सी जानकारियों को साथ रखना चाहिए हमें, ताकि लोकतंत्र की ताकत को बनाया रखा जा सके और तानाशाही को उखाड़ फेंका जा सके। क्या एक छात्र का सवाल पूछना देशद्रोह है? क्या परीक्षा में पारदर्शिता मांगना सरकार के खिलाफ साजिश है? क्या लाखों युवाओं का गुस्सा सिर्फ एक परीक्षा का गुस्सा था, या यह उस व्यवस्था के खिलाफ था जिसमें मेहनत करने वाले छात्र खुद को असुरक्षित महसूस करने लगा था? नीट पेपर लीक के बाद देश भर में छात्र सड़कों पर उतरे। उन्होंने जवाब मांगा, जवाबदेही मांगी, लेकिन इसके साथ एक और कहानी सामने आई। पुलिस कार्रवाई, गिरफ्तारियां, लाठीचार्ज और आंदोलन को लेकर अलग अलग राजनीतिक नैरेटिव। नीट परीक्षा लगभग 20-22 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़ी परीक्षा है। पेपर लीक के आरोपों और बाद में परीक्षा रद्द होने के बाद हजारों छात्र आंदोलन में उतर आए। आंदोलन का केंद्र बना दिल्ली का जंतर मंतर। मांगे स्पष्ट थी, जवाबदेही तय हो, दोषियों पर कार्रवाई हो, छात्रों के भविष्य की सुरक्षा हो और शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया और प्रधानमंत्री ने परीक्षा सुधारों के लिए टास्क फोर्स की घोषणा भी कर दी। अब आते हैं आरएसएस भाजपा की रणनीति क्या थी, आंदोलन को कैसे फ्रेम किया गया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पत्र ध्यान से पढ़िए। यह राष्ट्रपति को नहीं बल्कि यंग फ्रेंड्स यानी युवाओं को संबोधित है। इसमें वे कहते हैं कि उन्होंने लीक की जानकारी मिलते ही कार्रवाई की, मामला सीबीआई को सौंपा और सफल पुनर्परीक्षा कराई। यानी यह इस्तीफा जवाबदेही स्वीकारने का नहीं, बल्कि यह साबित करने का प्रयास है कि सरकार ने पहले से ही सब कुछ सही किया। नीट लीक को चूक या ओमिशन की तरह पेश किया गया, साजिश या कमीशन की तरह नहीं। सरकार की नीयत पर सवाल ना उठे, यही कोशिश थी। मतलब इस्तीफा दिया लेकिन दोष मत पूछो की शर्त स्पष्ट दिख रही थी, ताकि लोग यह सवाल न पूछें कि सेंट्रलाइज्ड एग्ज़ाम, प्राइवेट टेस्ट एजेंसियां और शिक्षा के व्यवसायीकरण में खामियां कहाँ हैं। राष्ट्रीय एकता का प्रोपेगेंडा भी दिखा। धर्मेंद्र प्रधान अपने पत्र में कहते हैं कि उद्देश्य था राष्ट्र विरोधी ताकतों को आंदोलन का फ़ायदा उठाने से रोकना, राष्ट्रीय एकता बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना कि किसी छात्र का भविष्य कानूनी पचड़ों में ना फंसे। गौर कीजिए, छात्रों के गुस्से की जड़ में मौजूद सिस्टम की नाकामी की बात नहीं हो रही है, बल्कि आंदोलन को एक सुरक्षा खतरे और राष्ट्रीय एकता के मसले जैसे दिखाया जा रहा है। यह क्लासिक तरीका है असल मुद्दे को दबाकर एक बड़े भावनात्मक फ्रेम यानी कि राष्ट्रवाद के नीचे उसे ढक देना। अंधभक्त इसी एजेंडा के तहत प्रदर्शन के बाद आंदोलन में गए छात्रों को डरा धमका भी रहे थे। कई वीडियो सोशल मीडिया में वायरल भी हैं। 2 चैनल और 2 ऑडियंस को टारगेट करते दिखे आरएसएस और भाजपा के लोग। नरेंद्र मोदी के इंस्टाग्राम रील्स युवाओं के पसंदीदा प्लेटफॉर्म पर सीधे उसी उम्र वर्ग को टारगेट करते हुए जो सड़कों पर था, और दूसरी तरफ मोहन भागवत का भाषण माओ की भूमिका पर, जहां उन्होंने आंदोलन को एक सामाजिक मुद्दे की तरह पेश किया। नई पीढ़ी को अपनेपन का एहसास चाहिए, आदेश नहीं संवाद चाहिए। यानी एक तरफ सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को सीधे संबोधन और दूसरी तरफ परिवार और समाज के जरिए एक नरम गैर राजनीतिक फ्रेमिंग की कोशिश। 2 अलग चैनल, 2 अलग ऑडियंस, एक ही मकसद, गुस्से को राजनीतिक सवाल से सामाजिक भावना में बदल देना। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं ना? यह वो स्क्रिप्ट थी जो लिखी गई। बलिदान मतलब एक मंत्री का इस्तीफा दो, राष्ट्रीय सुरक्षा की भाषा में लपेटो, फिर दोहरे कम्युनिकेशन चैनल से नैरेटिव पर कब्जा करो। कागज़ पर यह एक सुनियोजित बहुस्तरीय रणनीति दिखती है। असम के एनडीए सरकार में मंत्री केशव महंता की बेटी दिविशा महंता जेनजी के साथ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जश्न मनाते दिखी, तो मणिका राणा जो जंतर मंतर में रील बनाने पर भाजपा ने उन्हें पार्टी से निकाला,
तो दूसरी तरफ राहुल गांधी और जयराम रमेश छात्रों पर हो रहे एट्रोसिटी पर लगातार सत्ता से सवाल पूछते रहे। रणनीति की पहली दरार खुद पार्टी के अंदर से आई। असम के मंत्री केशव महंता की बेटी दिविसा महंता का आंदोलन में शामिल होना कोई आम खबर नहीं थी। यह दिखाता है कि भाजपा शासित राज्यों के अपने नेताओं के परिवार भी इस गुस्से से अछूते नहीं थे। इससे भी ज़्यादा दिलचस्प है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से भाजपा युवा मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष मणिक राणा का मामला। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व वाले जंतर मंतर विरोध में शामिल होने पर पार्टी से निकाला गया। राणा ने द हिंदू को बताया कि वह प्रदर्शन में गई थी और छात्रों की सभी मांगों का समर्थन करती है, जिनमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी शामिल है, लेकिन उन्होंने इस दावे को खारिज किया कि उन्हें भागीदारी के चलते निकाला गया। यहाँ रणनीति की पहली सीमा उजागर होती है। एक टॉप डाउन में मैसेजिंग मशीन तभी काम करती है जब निचले स्तर पर उसके अपने कार्यकर्ता उस मैसेज पर भरोसा करें। जब पार्टी की अपनी युवा शाखा में सेंध लग जाए तो राष्ट्रीय एकता का नैरेटिव कमज़ोर पड़ जाता है। तो इस आंदोलन ने घर के अंदर की बगावत को भी उजागर किया। दूसरी दरार और भी दिलचस्प है क्योंकि यह विरोधियों से नहीं बल्कि संघ परिवार के भीतर से आई। आरएसएस से जुड़े रतन शारदा, जो संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के लिए भी लिखते हैं, ने सार्वजनिक रूप से तर्क दिया कि भाजपा की कम्युनिकेशन मशीनरी और आईटी सेल इस नैरेटिव को प्रभावी ढंग से काउंटर करने में बुरी तरह नाकाम रहे। उन्होंने इसे स्पेक्टेकुलर फेलियर कहा। शारदा के मुताबिक पार्टी का मीडिया तंत्र मीम्स और व्हाट अबाउटरी में निर्भर रहा, जबकि नीट जैसे मुद्दों पर बढ़ते युवा गुस्से का कोई ठोस काउंटर नैरेटिव नहीं बनाया और ज़मीनी स्तर से फीडबैक लेने का कोई तंत्र ही मौजूद नहीं था। गौर कीजिए, शारदा ने यह बात एक्स पर पोस्ट करते हुए साफ किया कि यह उनका निजी विचार है, आरएसएस से इसका कोई लेना देना नहीं। यह दूरी बनाना अपने आप में दिलचस्प है। जब एक संगठन के भीतर के लोग सार्वजनिक आलोचना करने के बाद भी उससे दूरी बनाने की ज़रूरत महसूस करते हैं तो यह बताता है कि आंतरिक अनुशासन और बाहरी छवि दोनों को लेकर बेचैनी है। तीसरी दरार, संसद के भीतर धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारों का जवाब कांग्रेस सांसदों ने चोर चोर पेपर चोर के नारों से दिया। राहुल गांधी ने प्रधान के सम्मान को लाखों बच्चों के भविष्य की तबाही का जश्न बताया और कहा कि व्यवस्था ने 26 बच्चों की जान ली और लाखों युवाओं को सड़कों पर उतार दिया। जयराम रमेश ने इसे युवाओं का घोर अपमान बताया और पवन खेड़ा ने सीधा आरोप लगाया कि प्रधान का सम्मान इसीलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने शिक्षा मंत्रालय में आरएसएस का एजेंडा लागू किया। यानी जिस पल भाजपा अपने मंत्री के इस्तीफे को जिम्मेदारी लेने की कहानी की तरह पेश करना चाहती थी, विपक्ष ने उसी पल को भ्रष्टाचार को सम्मान देने की कहानी में बदल दिया। रणनीति एक ही समय पर दो विरोधी कहानियों में बट गई और सोशल मीडिया पर यह विभाजन साफ नजर आया। तीन दरारें, पार्टी की अपनी युवा शाखा में असंतोष, संघ के भीतर से मीडिया रणनीति पर सार्वजनिक आलोचना और विपक्ष द्वारा एक ही घटना का उल्टा फ्रेमिंग, सब साथ मिलकर बताती है कि यह रणनीति भावनात्मक फ्रेमिंग बनाने में तो माहिर थी, लेकिन एक चीज़ में बुरी तरह कमज़ोर रही, निचले स्तर से फीडबैक लेने और असंतोष को समय रहते पहचानने में। यहाँ हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। उम्बर्टो इको की फासिज्म और रॉबर्ट पैक्सटन के सत्तावादी लामबंदी के चरणों को अगर एक विश्लेषणात्मक टूल की तरह इस्तेमाल करें, जैसा हमने पिछले स्क्रिप्ट मुसोलिनी का फांसीवाद में किया था, तो एक सफल दमनकारी रणनीति में आमतौर पर तीन चीज़ें एक साथ तेज़ी से और अनुशासन के साथ होती है। सवाल यह है, क्या यहाँ वो तीनों चीज़ें एक साथ हुई? जवाब है नहीं, और यही वजह है आंदोलन को पूरी तरह कुचला नहीं जा सका। आप इस चीज़ को समझें, ऐसी बात नहीं है कि सत्ता की ओर से कुचलने का प्रयास नहीं हुआ, लेकिन ऊपर के तीन दरारों ने सत्ता के नैरेटिव को कमज़ोर किया और वे जेनजी को भी नहीं समझ पाए। अब यदि असंतोष का समय रहते अवशोषण एक अनुशासित सत्तावादी ढांचे में हो जाता, आंतरिक असंतोष जैसे मणिका राणा या दिविसा महंता के मामले में सार्वजनिक होने से पहले ही चुपचाप अंदरूनी चैनलों के जरिए सुलझा लिया जाता, न कि यह मीडिया में वायरल होकर पार्टी को शर्मिंदा करे। यह ऐसा नहीं हुआ। मामले वायरल हुए, फिर सफाई देनी पड़ी। इसका मतलब है कि निचले स्तर पर निगरानी और अनुशासन का तंत्र उतना चौकस नहीं था जितना एक सुव्यवस्थित दमन मशीनरी में होनी चाहिए, और यह मुसोलिनी के फांसीवाद में स्पष्ट दिखता था। आप लोगों ने मुसोलिनी के फांसीवाद सीरीज को गंभीरता से नहीं देखा होगा, जिस कारण कई चीज़ें मुझे ज़रूरत से ज़्यादा समझाना पड़ रहा है। खैर, दूसरा स्तंभ था सूचना मशीनरी में पूर्ण समन्वय
नहीं था। रतन शारदा की आलोचना खुद यह बताती है कि आईटी सेल और मीडिया टीम के बीच तालमेल की कमी थी। मीम्स और व्हाट अबाउटरी एक रिएक्टिव रणनीति है, प्रोएक्टिव नहीं। अगर संचार तंत्र पूरी तरह समन्वित होता तो आंदोलन शुरू होते ही एक वैकल्पिक कहानी मतलब काउंटर नैरेटिव पहले से तैयार होती, प्रधान के इस्तीफे से पहले ना कि उसके बाद पैचवर्क की तरह। तीसरा स्तंभ था कि बलिदान और लाभ दोनों एक साथ एक परफेक्ट निष्पादन में इस्तीफा देने वाले नेता का सार्वजनिक अपमान या सार्वजनिक सम्मान, दोनों में से कोई एक स्पष्ट और एक समान संदेश के साथ होता। यहाँ एक साथ दो विरोधाभासी संकेत गए। मंत्री का इस्तीफा जवाबदेही के तौर पर पेश हुआ, लेकिन संसद में उसी मंत्री का जिंदाबाद के नारों के साथ स्वागत भी हुआ। यह विरोधाभासी विपक्ष के हाथ में एक हथियार बन गया जिससे उसने पूरी कहानी को पलट दिया। वैसे वापस उड़ीसा पहुंचने पर भी धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत जीत की तरह किया गया, मतलब रस्सी जली जरूर पर ऐंठन नहीं गई। तो अगर यह तीनों स्तंभ समय रहते आंतरिक अवशोषण, समन्वित सूचना तंत्र और एक स्पष्ट विरोधाभास रहित संदेश पूरी तरह लागू हो पाते तो शायद आंदोलन की कहानी मीडिया में सरकार बनाम गुस्साए छात्र जैसी नहीं, बल्कि सरकार ने जिम्मेदारी ली, मसला सुलझा जैसी दिखती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जनसंख्या के स्तर पर वास्तविक गुस्सा, 26 बच्चों की मौत, परीक्षा तंत्र का पतन इतना गहरा था कि कोई भी मैसेजिंग मशीनरी चाहे कितनी भी समन्वित हो उसे पूरी तरह ढक नहीं सकती थी। यही वह जगह है जहां विश्लेषण खत्म होकर सवाल बनता है, दावा नहीं। क्या यह चूक सिर्फ रणनीतिक या टेक्निकल थी, यानी बेहतर कोऑर्डिनेशन से सुधार सकती थी क्या? यह एक इस बात का संकेत है कि लोकतंत्र में जनता का असली गुस्सा किसी भी प्रोपेगेंडा मशीन से बड़ा होता है। इसका फैसला आप पर हम छोड़ते हैं। इस समय आप सिर्फ जीत की खुशी देख पा रहे हैं, लेकिन कूलिंग पीरियड में बिहार और असम के छात्रों पर केस वापस लेने संबंधी आदेश निकलने से पहले छात्रों पर फांसीवादी शासन तंत्र ने लाठी और जेल में ठूंसने संबंधी गैर संवैधानिक कृत्य कर दिए। हालांकि 20 तारीख को दिल्ली में पैलेट गन, आंसू गैस और लाठीचार्ज से शासन अपनी दबंगई दिखाने की कोशिश जरूर की, और बिहार में AK-47 से छात्रों को गोली मारना, यह सब इतिहास में पहली बार हो रहा था छात्रों के साथ। उधर RSS विचारक TG मोहनदास ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर आपत्तिजनक बयान दिया कि वे सामूहिक बलात्कार होने पर भी शिकायत नहीं करेंगी, क्योंकि उन्हें यह पसंद है। महिलाओं के बारे इस फांसीवादी सोच के बारे में आपको मुसोलिनी वाले वीडियो में पहले ही बता दिया था। आज आप साक्षात उन्हें देख पा रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि भाजपा और RSS के लोग कितने क्रूर हैं, और यही फांसीवादी है। इस विश्लेषण को संतुलित करने के लिए दूसरा पक्ष भी जरूरी है। सरकार और भाजपा का अपना पक्ष यह है कि उन्होंने प्रशासनिक तौर पर लीक की सारी जरूरी कार्रवाई पहले ही कर दी थी। मामला CBI को सौंपना, पुनर्परीक्षा कराना और मंत्री का इस्तीफा एक जिम्मेदार स्वैच्छिक कदम था, न कि दबाव में लिया गया फैसला। भागवत का संवाद आदेश नहीं वाले बयान को भी सरकार समर्थक हलकों में युवाओं से जोड़ने की एक ईमानदार कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है, न कि सिर्फ प्रोपेगेंडा के तौर पर। यह भी ध्यान रहे कि किसी नेता का उसकी पार्टी द्वारा सम्मान करना और उसका इस्तीफा देना दोनों एक साथ हो सकते हैं बिना किसी छिपे एजेंडा के। पार्टियां अक्सर अपने नेताओं के प्रति वफादारी दिखाती है, भले वह नेता किसी विवाद के बाद पद छोड़ चुका है। इसलिए जिंदाबाद के नारों को सिर्फ रणनीतिक विरोधाभास मानना भी एक व्याख्या है, निर्विरोध तथ्य नहीं। बाकी आप पर छोड़ रहा हूँ कि उसे क्या समझा जाए। मैंने दोनों पक्ष इसीलिए बता दिए कि ऐसा ना हो कि सिर्फ मैंने एक ही पक्ष बताया। तो असल कहानी यह नहीं कि भाजपा संघ ने कोई रणनीति नहीं बनाई। रणनीति साफ थी, जिम्मेदारी का दिखावा, राष्ट्रवादी फ्रेमिंग और 2 चैनलों से युवाओं तक पहुंच। असल कहानी यह है कि यह रणनीति उतनी अनुशासित, समन्वित और आंतरिक रूप से एक सुर में नहीं थी जितनी एक परफेक्ट सत्तावादी फांसीवादी मशीनरी में होनी चाहिए थी। और इसी कमी में जगह बनी जहां असंतोष, आलोचना और विपक्ष का काउंटर नैरेटिव सांस ले सका और जेनजी को राजनीतिक नैरेटिव के साथ फ़ायदा मिला। तो सवाल आपके लिए यह है कि क्या यह चूक हमें राहत देनी चाहिए, या यह सिर्फ यह दिखाती है कि अगली बार यही मशीनरी और बेहतर तालमेल के साथ लौट सकती है? कमेंट में बताइए। सबों को धन्यवाद। जोहार।